Hello everyone, in this video we will discuss our next 10 questions. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एज पर होवार्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो आपको जो है इसमें बताना है जो होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी उनमें से एक इंटेलिजेंस था लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इसकी जो है करैक्टरिस्टिक क्या होती है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो करैक्टरिस्टिक होती है जिसमें लॉजिक्स लगाना जो है उस इंडिविजुअल को अच्छे से आते हैं, उसकी जो मैथमेटिकल स्किल्स होंगी वो अच्छी होंगी। तो जो है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको सही आंसर तक अगर पहुंचना है तो सबसे पहले आप जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना सीखिए। अब वो रॉन्ग ऑप्शंस आप कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि आपको जो है बिल्कुल क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अपोजिट जो भी ऑप्शन लगता है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर कोई नेगेटिव ऑप्शन आपको नज़र आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए और आपका आंसर जो है आपको ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन वाइज हम देखते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। तो मैथमेटिकल का म्यूजिकल से क्या कनेक्शन है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि इसमें जो है सेंसिटिविटी होती है साउंड्स की, रिदम्स की एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स की। तो इसमें जो है मैथमेटिकल और मीनिंग ऑफ वर्ड्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली की एबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल में कि वो विजुअली और स्पेशली जो है अच्छे से देख पाए। ये इंटेलिजेंस जो है मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स को डिटेक्ट करना और उनकी जो हैंडल है लॉन्ग चेन्स की उनकी रीजनिंग को समझना। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 ये एक पैटर्न चल रहा है, 10 12। तो आपसे पूछा गया है नेक्स्ट 3 डिजिट क्या होंगे। तो अगर जिसकी मैथमेटिकल अच्छी स्किल ठीक ठाक होंगी तो वो इसमें क्या लॉजिक लगाएगा कि हर एक में जो है +2 ऐड किया गया है, या फिर कोई जो और एडवांस होगा उसका होगा वो रीज़न देगा कि इसमें जो है इवन नंबर्स को लिया गया है। तो इसीलिए जो है लॉजिको मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो हमारी किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है, रीजनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये आता है जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है डेवलप हो जाती है बच्चे की। तो ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की रीजनिंग होती है, तो ये जो लास्ट स्टेज होती है उसी में डेवलप होती है। अब हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये वाली जो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज ये फर्स्ट स्टेज है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आती है, थर्ड स्टेज कंक्रीट होती है और लास्ट हमारी फॉर्मल होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 2। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा ये बताया गया है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस को समझना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बच्चे की जो थिंकिंग होती है उस पर उसकी कल्चर का जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा कौन से थ्योरिस्ट ने बोला है, ऐसा बोला है लेव वेगोत्स्की ने। वेगोत्स्की एकमात्र ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने जो है उन्होंने अपनी हर एक थ्योरी में बताया है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, सोसाइटी का पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है इनमें से हमें क्या कराना चाहिए, कैसे होती है। नॉलेज इज़ रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज़। आपने जो बच्चे को जैसा समझाया वो वैसा एज इट इज़ बता देता है। जैसे कि हमने बच्चे को बताया ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, वो एज इट इज़ उसको बिना समझे, उसको उसकी समझ नहीं है रियल में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन उसकी जो वर्बल जो उसकी याद करने की क्षमता है वो इतनी हो चुकी है कि वो उसको क्रैम करके एज इट इज़ आपको बता देता है। तो उसको जो है हम नॉलेज नहीं बोलते हैं, वो रट्टाफिकेशन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, नॉलेज इज़ रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर।
जैसा टीचर इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही जो है नॉलेज को रिकॉल करेगा लर्नर। ऐसा भी नहीं होता है, बच्चे को खुद भी जो है अपनी रिमेंबर रिकॉल जो है उसको खुद करना चाहिए, सिर्फ टीचर पे बेस नहीं रहना चाहिए। लास्ट ऑप्शन जो है नॉलेज इज़ रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर। नॉलेज, ज्ञान का निर्माण तभी होता है जब जो लर्नर होता है वो एक्टिवली किसी प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ना कि पैसिवली। तो जो हमारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ज्ञान का जो निर्माण है वो लर्नर के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन क्या इंक्लूड करता है इनमें से? तो जो ऑप्शन नेगेटिव होते हैं या फिर जिनमें ओनली आता है वो आप ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। टोटली 90% ऐसा होता है वो ऑप्शन गलत ही होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में आया है ओनली वर्ड, ओनली वर्ड, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है नाइदर नोर आया है, ना तो ये ना तो ये, तो ये भी हमारा नेगेटिव ऑप्शन है, तो इसलिए ये रोंग हो जाएगा। अब आपको इसका कंसेप्ट भी अगर नहीं पता है लेकिन आपको ये पता है कि आप ओनली वाले और जो नेगेटिव ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करते हैं तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। जैसे कि एक सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ 2020 से 2021 का, तो उसमें डेली जो टीचर है एक चैप्टर उन बच्चों को जो है क्लास में करा रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द लेक्चर जो है जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर के जो सब टॉपिक्स होते हैं वो जैसे ही ख़त्म होते हैं वो बच्चों से जो है ओरली उन पे क्वेश्चन पूछता है, बनाता है और उनसे क्वेश्चन पूछता है और उससे जो है वो एसेस करता है कि बच्चों को जो है मैंने जो अब तक पढ़ा है वो कितना समझ में आया है। तो ऐसे जो है इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखते हैं हम समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है? समेटिव असेसमेंट जो होता है, जैसे कि एक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं, 3 सेमेस्टर हैं, तो एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हुआ, जो आपने सेमेस्टर टेस्ट लिए उनके आपने मार्क्स देखे और उससे आपने बच्चों को अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने जो अब तक क्या सीखा है। तो जो एंड में असेसमेंट होती है, पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका है और जो एंड में असेसमेंट होती है उसको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें एक बच्चा अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स सीखता है। जैसे कि आप बचपन में तब आप छोटे होते हैं तो आपको पेरेंट्स 1-2 बार बताते हैं कि हमारा जब कोई रिलेटिव आता है, फ्रेंड्स आते हैं, तो आपको जो है नमस्ते करनी है, उनको कैसे ग्रीट करना है, नमस्ते बोल के ग्रीट करना है। आप अपनी सोसाइटी की स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारा पहनावा कैसा होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए और जो चीज़ें हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सोशलाइजेशन। ये हम पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने रिलेटिव से सीखते हैं और अपने कल्चर से सीखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है कि उसमें हेरिडिटी का क्या रोल है और इन्वायरमेंट का क्या रोल है। अब हमने देखा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नाइदर वाले ऑप्शन, ओनली वाले ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होंगे। और जहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आ जाए और आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, तो आपको जो है जहाँ पे दोनों ऑप्शन में हेरिडिटी भी हो, इन्वायरमेंट भी हो, वो ही आपका आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। तो ये नाइदर वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ हेरिडिटी की वजह से होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है बच्चे का वो भी अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जिस बच्चे के पास ज़्यादा सोर्सेज हैं, जिसका इन्वायरमेंटल एक्सपोजर अच्छा है, तो जो उसका इंटेलिजेंस लेवल भी होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू द चाइल्ड जिसके पास जो है इन्वायरमेंट
उसके कंपैरिजन में अच्छा नहीं है और उसको जो है एक्सपोजर अच्छा नहीं मिला है और ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है उसके पास। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। इसमें बोला कि सिर्फ जो है इन्वायरमेंट ही ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को शेप करता है। जी नहीं, हेरिडिटी भी जो है अफेक्ट करती है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 बचता है जिसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की बात की गई है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ये एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा है वो जो है ये सभी साइंस दिखा रहा है क्लासरूम में। एनएग्जाइटी होती है उसको रीडिंग करते वक्त, डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स को और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में डिफ़िकल्टी हो रही है उसको, उसकी जो वोकेबलरी स्किल्स हैं वो पुअर हैं। और फोर्थ ऑप्शन है डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, और उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि जो पढ़ा था वो क्या है, उसको जो है रीडिंग करते हुए जो है उसको रीडिंग जो कंटेंट उसने रीड किया है उसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो स्टूडेंट में जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। हम ऑलरेडी लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं कि आपको रीडिंग करने में दिक्कत आना, आप जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं उनका मीनिंग जो है आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप सही जगह पे सही वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपने रीड किया है उसका आप मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये जो सब प्रॉब्लम होती हैं, ये कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा बच्चा मेंटल नहीं होता है, ऑटिस्टिक नहीं होता है और क्रिएटिव तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हम चेक करते हैं। A student in your classroom has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher initial step can be. एक बच्चे को जो है ये बार बार उसको बताया जा रहा है कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो है बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं कि कोई बच्चा एकेडमिक्स में मतलब कि पढ़ने के क्षेत्र में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए। मोस्टली जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म करते हैं और वो जो है स्टीरियोटाइप बच्चे के दिमाग में इस तरह से थोपा जाता है कि उसको लगता है मैं चाहूँ तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, अगर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे भी जो है कभी भी अपने एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो जो है ये सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बन जाता है कि जो वहाँ से बिलोंग करता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं उनको जो है उन पे एक स्टीरियोटाइप उनकी लाइफ में लग जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें ऐसा एज अ टीचर, एज अ अध्यापक जो है हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं खुद को सोचना चाहिए और ना ही बच्चों पे जो है ऐसा इम्पैक्ट डालना चाहिए जिससे उनके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप पैदा होए। तो इसको जो है हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, सजेस्टिंग दैट स्टूडेंट्स टू लीव द एकेडमिक्स एंड जॉइन सम अदर डोमेन। बच्चों को बोलो कि आप एकेडमिक्स छोड़ो और किसी और डोमेन में जाओ। नहीं, कहीं ना कहीं जो है आपको एकेडमिक्स भी ज़रूरी होती है कुछ हद तक अपनी लाइफ में। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप बच्चे को बोल दोगे भाई आप जाओ, आपको समझ तो आ नहीं रहा, आप एकेडमिक्स पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और अपना घर का काम कीजिए। तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन जो है इग्नोर सच कंसर्न्स, आपको जो है टोटली इग्नोर मार देना है। नहीं, आप अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, हीन भावना आती है बच्चे में। ऑप्शन नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें जो है ऑप्शन में बोला गया है कि आप एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कीजिए उन बच्चों के बीच में जो डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे एज अ टीचर तो बच्चे में जो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो दूसरी सोसाइटी के बच्चों के सामने जो है इन्फीरियर फील करता है, उसको जो है नीचा फील होता है। तो आप ये भी जो है आपको नहीं करना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आपको जो है उन बच्चों के सामने जिनके दिमाग में स्टीरियोटाइप बैठ चुका है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको जो है आपको अच्छे एग्जाम्पल देने चाहिए, रोल मॉडल्स देने चाहिए डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और वो भी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो हैं
अच्छे से सक्सेसफुल हो चुके हैं विदाउट हैविंग एनी रिसोर्सेज, जिनके पास एक टाइम ऐसा था कोई भी रिसोर्सेज नहीं था और अब जो है उनके पास सब कुछ है, बिकॉज ऑफ ओनली देयर एफर्ट्स एंड देयर कॉन्टीन्यूअस एफर्ट्स। तो ये जो है हम बच्चों को बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें जो है बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। यूज़ लेबल्स, बच्चों पे जो है ऐसे बोल दो कि आप रिटार्डेड हैं, आप कैटेगराइज अलग से कर देंगे बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हैंडीकैप्ड हैं। तो ऐसा अगर आप बोलोगे तो जेन्युइन सी बात है कि बच्चे को जो है बुरा लगेगा, तो आपको ये काम नहीं करना है। फिर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। अब आपको जो है इसमें बोला गया है कि सिर्फ आपको गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और जो टैलेंटेड होते हैं, जिनमें टैलेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, आपको सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है, बाकियों को तो कुछ ध्यान देना है ही नहीं। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो कि टैलेंटेड और गिफ्टेड हो। मोस्टली जो है जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें एवरेज बच्चे पाए जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर। इसमें बोला गया है कि आप जो है उन बच्चों की तरफ सिंपैथी, सहानुभूति दिखाएं, और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके तरफ सहानुभूति दिखाएं। उससे जो है क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उनको सिर्फ आप जो है सहानुभूति दिखा के ये शो कर रहे हो कि हाँ आप सच्ची में डिसेबल्ड हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो 3 है, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। आपको जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में ये बिलीव करना है, ये विश्वास कराना चाहिए कि हर एक बच्चा जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल होती हैं, उसकी कुछ अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, खुद की स्ट्रेंथ होती हैं, और एज अ टीचर ये आपका काम होता है कि आप उन स्ट्रेंथ को बच्चों की पहचान पाए और उससे जो है आप उनको अच्छे से डेवलप कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और कंटिन्यूसली जो है हम ऑलरेडी 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं।